नमस्कार, मंजुल ऑनलाइन लिटरेचर फेस्टिवल में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश राजपूत हूँ, पेशे से टेलीविज़न पत्रकार हूँ और आज हम यहाँ बात करेंगे इस दौर के सबसे चर्चित लेखक, फिलोसोफर और इतिहासकार युval नोआ हरारी की। जैसा कि आप जानते हैं, युval नोआ हरारी इजरायली लेखक हैं और यरूशलेम की हिब्रू यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाते हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है और यहाँ पर लगातार अच्छी किताबें लिख रहे हैं। फिलहाल उनकी 3 किताबें अभी इन दिनों सामने आई हैं। पिछले दिनों सेपियंस आई है 2014 में, उसके बाद होमो डेउस आई है और उसके बाद फिर 21st सेंचुरी ऑफ 21st चैलेंजेस फॉर 21st सेंचुरी आई है। तो ये सारी जो किताबें हैं ये बहुत पॉपुलर किताबें हैं और इस सब के चलते इन सब पे और मंजुल ने इनका तीनों का हिंदी अनुवाद किया हुआ है और हिंदी अनुवाद के दौरान ये सारी किताबें बहुत बिकी हैं और तीनों किताबें बड़ी अद्भुत हैं। और इतिहास को पहले कभी ऐसा नहीं लिखा गया, न ऐसा पढ़ा गया कि जिस तरीके से इन्होंने जो किताबें सामने रखी हैं। तो हमारे साथ थोड़ी देर बाद यहाँ जुड़ने वाले हैं इन तीनों किताबों के जो अनुवादक हैं मदन सोनी जी। मदन सोनी जी जो हैं वो खुद इतिहास कुछ लगातार किताबें लिखी हैं। उन्होंने बहुत अच्छे अनुवाद किए हैं और अनुवाद करने के दौरान वो यहाँ भोपाल में भारत भवन में भी रहे हैं। उन्होंने इसके पहले सेपियंस का, होमो डेउस का और 21st सेंचुरी का भी अनुवाद किया है। और देखिए वो मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। तो ये हम अगले आधे घंटे तक इन्हीं तीनों किताबों पर चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि ये तीनों किताबें इतनी अद्भुत क्यों हैं, इतनी अलग क्यों हैं। युval नोआ हरारी ने जो उनकी सबसे चर्चित किताब है वो तो सेपियंस है, मगर सेपियंस के अलावा उन्होंने उनकी अगली किताब थी होमो डेउस। उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि युद्ध, अकाल और महामारी ये तीनों मानव सभ्यता के जो दुश्मन हुए हैं, मगर ऐसा लगता है कि इस सब से हम लोग उबर आए हैं। मगर जिस तरीके से जो कोरोना सामने खड़ा हुआ है उससे तो नहीं लगता कि हम इन सबको भुला चुके हैं। और बहुत कुछ बदला हुआ लग रहा है, बहुत कुछ देखा हुआ लग रहा है, बहुत कुछ बदला और देखा हुआ भी लग रहा है, मगर इस सब के बाद भी बहुत सा बदलाव देखा हुआ भी लग रहा है। मगर ये सारी किताबें जिस तरीके से आई हैं और उन्होंने महामारी को लेके जो एक अलग तरीके की कल्पना की, इतिहास को एक नए तरीके से उन्होंने जो सारी बातें की हैं वो एकदम, उससे पहले इतिहास कभी लोगों ने इस अंदाज में कभी नहीं देखा है, कभी नहीं लिखा है। और सेपियंस तो मैं आपको बताऊं इतनी इंटरनेशनल लेवल पे इतनी बेस्ट सेलर किताब है कि उस जैसी किताब तो पहले कभी, वैसी किताब कभी बिकी नहीं। तकरीबन दुनिया भर की सारी भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है। और देखिए मेरे साथ मदन सोनी जुड़ गए। मदन जी कैसे हैं आप? फाइन, नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। मैं यहाँ आप ही का जिक्र कर रहा था कि मदन सोनी जी ने जो 3 युval नोआ हरारी की 3 अच्छी किताबें हैं, तीनों किताबों का अनुवाद किया है। और जो सबसे मेरी पसंदीदा किताब है वो होमो डेउस है, क्योंकि इसमें मानव जाति के भविष्य के बारे में बात की गई है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने इस किताब के पेज नंबर 22 यानी कि 22 पे लिखा है कि अब हम लोग महामारी के दौर से मानव जाति बाहर निकल आई है। मगर शायद हरारी को मालूम नहीं होगा कि 4 साल बाद फिर एक बहुत बड़ी महामारी हमारे दरवाजे पे खड़ी है और ये कोरोना है। आप क्या सोचते हैं? ब्रजेश जी, ऐसा है कि ये आइडिया केवल हरारी का नहीं था कि हम उसके दौर से बाहर आ गए हैं, महामारी के दौर से बाहर आ गए हैं, बल्कि ऐसे कहना चाहिए कि सारी दुनिया लगभग निश्चिंत भाव से ये मान के बैठी हुई थी कि हम सारी दुनिया ही अकेले, ये केवल हरारी का आइडिया नहीं है कि हम महामारी के दौर से बाहर आ गए हैं, बल्कि सारी दुनिया ही एक तरह से मान के बैठी थी, जो आश्वस्ति का भाव था
कि हम महामारी के युद्ध से बाहर आ गए हैं, बल्कि उन्होंने केवल महामारी की बात नहीं कही, उन्होंने कहा कि हम युद्ध से भी बाहर आ गए हैं, महामारी से भी बाहर आ गए हैं। तो और इसका एक बड़ा भारी साक्ष्य ये है कि इस समय दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकतें हैं वो खुद भी हतप्रभ हैं। मेरा ऐसा सोचना है कि जो बड़ी भारी एक समस्या है वो ये है कि हमने उस विज्ञान पर बहुत भरोसा किया और करना चाहिए। आज भी मुझे लगता है कि उस विज्ञान पर भरोसा करके ही शायद हम इस आपदा से, संकट से उबर पाएंगे। लेकिन एक चीज मुझे लगती है हरारी जी के मामले में, बहुत महान विद्वान है वो और बहुत जबरदस्त उनका दिमाग है, उनका विलक्षण शोध है, ऐसा देखने में बहुत कम आता है। लेकिन विज्ञान पर जो अब तक जो भरोसा, जो आस्था, या जिसको कहना चाहिए, एक थोड़ा मैं हार्श शब्द का इस्तेमाल करूंगा, सारी दुनिया में जो एक अंधविश्वास विज्ञान को लेके जो व्याप्त है, उस अंधविश्वास को ये जो महामारी है ये बड़ी भारी चुनौती दे रही है। क्यों चुनौती दे रही है? क्योंकि ये पहली बार हुआ है 100 साल बाद, यानी आज से 100 साल पहले 1918 के आसपास स्पेनिश फ्लू हुआ था और उस स्पेनिश फ्लू में करोड़ों लोगों की जान गई थी, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को उसने प्रभावित किया था। तो 100 साल बाद पहली बार ऐसी स्थिति हुई है जब मनुष्य का सामना एक ऐसे अन्य से हुआ है, एक ऐसे अदर से हुआ है जो स्वयं मनुष्य नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक दूसरे के सामने मनुष्य थे, एक दूसरे के अदर मनुष्य थे, एक दूसरे की टकराहट मनुष्यों से थी। लेकिन और जैसे हमारे अपने देश में भी एक बड़ी त्रासदी हुई थी विभाजन की, उस समय भी एक दूसरे के सामने मनुष्य ही थे। ये पहली बार है 100 साल में जब मनुष्य का सामना, पूरी मानवता का सामना एक ऐसी शक्ति से हो रहा है जो अदर देन ह्यूमन बीइंग है, जिसको आप कह सकते हैं अमानवीय। अमानवीय से मेरा मतलब इनह्यूमन से नहीं है, नॉन ह्यूमन से। और इसी इसको उन्होंने एक बात और लिखी कि जब हम इस वायरस से निपटते जब इस वायरस पे पार पाते हैं तो यही वायरस पे को हम इस दूसरे अंदाज में ले जाते हैं कि इसको हथियार के रूप में उपयोग करने लगते हैं। उन्होंने इशारा किया है कि ऐसे ही वायरस को लेके हथियार बनाए जाने लगते हैं और लोग इन दिनों ये महसूस भी कर रहे हैं कि ये कहीं ये जैविक हथियार तो नहीं है जो कोरोना के रूप में चीन से दुनिया भर के सामने आ गया है। क्या कहेंगे सर आप? हाँ, मेरा ख्याल है कि ये जो अफवाहों में जो व्याप्त इस समय जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जिसको कहा जाता है, उन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में हमें बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। बल्कि मुझे अभी एक जो भोपाल में जो एकलव्य नाम की संस्था है, वहां से एक स्रोत फीचर्स निकलता है। वहां उन्होंने एक आर्टिकल जारी किया था जिसमें उन्होंने लेटेस्ट जो इस सिलसिले में वैज्ञानिक खोजें हुई है उनका हवाला दिया था और उन्होंने इस संभावना को पूरी तरह रूल आउट किया है कि ये किसी भी तरह की इंसानी कीमियागिरी का नतीजा है। स्टिल तब भी हमें ये तो सोचना ही चाहिए कि ये आया कहां से वायरस। इस संभावना को तो हम रूल आउट कर सकते हैं कि इंसानी कीमियागिरी का नतीजा नहीं है, लेकिन ये बहुत संभव है और ये मुझे लगता है कि हरारी की स्पिरिट के अनुकूल बैठने वाली बात है जो मैं कह रहा हूँ। हो सकता है, मेरा ख्याल है कि हरारी की स्पिरिट में बैठेगी। वो ये है कि हमने जो प्रकृति के साथ जो लगातार हजारों सालों से जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते आए हैं और जिनकी तरफ हरारी ने भी इशारा किया है कि बायोटेक्नोलॉजी और सूचना प्रौद्योगिकी, इन दोनों का जो गठबंधन से जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स हम ह्यूमन उसमें इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कर रहे हैं, ये जो सारी चीजें हैं, कहीं इनका कोई बाय प्रोडक्ट भी तो ये नहीं है। जिस शोध का मैं हवाला दे रहा था वो शोध कह रहा है कि ये एक खास तरह का म्यूटेशन है जो हुआ है और ये एक नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस में ये वायरस विकसित हुआ है। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन जो है वो उन चीजों से अप्रभावित नहीं होते हैं जो प्रकृति के साथ किए जाते हैं या प्रकृति के साथ हम करते हैं, जो प्रकृति अपने आप करती रहती है। तो मनुष्य का प्रकृति में जो हस्तक्षेप हो रहा है, हम इस हस्तक्षेप के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम विशालकाय बांध बना रहे हैं, हम तरह तरह से पृथ्वी को जितना बन सक रहा है उसका दोहन कर रहे हैं, समुद्रों का, पृथ्वी का खोद रहे हैं उसको जगह जगह से, और
जो भी संसाधन हमसे निकालते बन रहे हैं वो हम कर रहे हैं। कहीं इनमें से किसी एक चीज का भी नतीजा ये इस तरह की चीज हो सकती है, इसको भी रूल आउट नहीं करना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि इनमें से किसी भी चीज पर चिपक के तो नहीं रह जाना जरूरी है, लेकिन इनमें से किसी भी चीज को हम रूल आउट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय विज्ञान, जो कि बहुत बुरी तरह, पक्का मुझे विश्वास है और हम सबको विश्वास है कि विज्ञान इस आपदा से निपटने में, इस आपदा से लड़ने में पूरी एकाग्रता के साथ लगी होगी। लेकिन ये भी सच है कि हमें ये मान के चलना चाहिए कि बहुत कुछ ऐसा है नेचर में, प्रकृति में, जो अननुमेय है और अप्रत्याशित है, जो अनप्रिडिक्टेबल है। और ये जो हमला हुआ है हमारे ऊपर, ये अनप्रिडिक्टेबल का हमला है। हमने एक तरह से अनप्रिडिक्टेबल को शामिल नहीं किया अपने सोच विचार में, मुझे ऐसा लगता है। और ये बात में अगर मुझे नहीं मालूम है कि मैं हरारी तक ये बात कैसे पहुंचा सकता हूँ कि और वो इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि मैं तो ऑथर नहीं हूँ, मैंने तो उनकी किताबों को ट्रांसलेट किया है। लेकिन मैं सोचता हूँ एक पाठक के नाते और एक लेखक के नाते कि हमें अपने विज्ञान में, विज्ञान की कॉन्शियसनेस में, विज्ञान की चेतना में अनप्रिडिक्टेबल को शामिल करना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि का टीकाकरण अनप्रिडिक्टेबल से भी करना चाहिए। मगर इनकी जो एक तीसरी किताब है, जो 21st चैलेंजेस फॉर 21st सेंचुरी, उसमें उन्होंने एक नई बात कही है जो शायद पहले कभी किसी ने सोची नहीं है। हरारी कहते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी है और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो दोनों का जिस तरीके से कंबाइनेशन आजकल हो रहा है, और ये दोनों एक अलग दिशा में पूरे विश्व को, पूरी मानवता को ले जाएंगे, क्योंकि हम सोच नहीं पाएंगे कि होने क्या जा रहा है, और सब कुछ ऐसा होता रहेगा। तो ये हम लोग जिस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब हम टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हैं, टेक्नोलॉजी को वियर करने लगेंगे, और हमारा जो दिमाग जैसा सोचता है वो टेक्नोलॉजी वैसा पढ़ने लगेगी, और फिर वो धीरे धीरे वैसा कुछ करने लगेगी। तो एक एकदम नई चीज है जो जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं। हाँ हाँ, और इसमें जो ब्रजेश जी, जो इसमें बड़ा भारी खतरा है वो ये है कि चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, और चाहे इनका गठबंधन हो, जो नियंत्रण है सबसे बड़ा, वो नियंत्रण सत्ताओं के पास है। उन सत्ता के पास है और पूंजी के पास है। तो जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि इस गठबंधन का जो दुरुपयोग किया जा सकता है, इस गठबंधन का जो इस्तेमाल किया जा सकता है, गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, वो सत्ताओं के द्वारा भी किया जा सकता है। तो इसके प्रति एक सजगता बहुत जरूरी है। दूसरे, उन्होंने ये जो जिस तीसरी पुस्तक का आपने हवाला दिया है, जैसा कि वो कह रहे हैं कि ये वर्तमान का इतिहास है, उन्होंने बीच की जो किताब है होमो डियस, वो उन्होंने उसको कहा है कि भविष्य का इतिहास। बहुत ही कंट्राडिक्टरी और बहुत ही आयरॉनिकल टर्म का उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में, उदाहरण के लिए, रोजगार का क्या हाल होगा, रोजगार की मंडी का क्या हाल होगा, उदाहरण के लिए एजुकेशन का क्या होगा, हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। उनका ये कहना है कि अब एक ऐसा वक्त आ रहा है जब हमें कंटिन्यूअसली, निरंतर पढ़ते रहना पड़ेगा। मतलब अध्ययन करने का, आप अभी तक तो ऐसा होता था ना कि आपने एमबीए कर लिया, एमसीए कर लिया, बीए कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली, तो आपने निपट गए और आप अपने जॉब में लग गए। लेकिन अब इतनी तेजी के साथ इन सारी चीजों में बदलाव आ रहे हैं कि इन बदलावों के साथ तालमेल बिठाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि लोगों को लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा, लोगों को लगातार अपने आप को परिमार्जित करते रहना पड़ेगा, अपडेट करते रहना पड़ेगा। क्योंकि ये जो अपडेट करने की जो प्रोसेस है, ये अब असमाप्त प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक चीज उन्होंने और कही जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उन्होंने फिर एक नई स्थापना की अपनी किताब में। उन्होंने कहा कि हम इस महामारी के दौर में हिंदू मुसलमान भी देख रहे हैं, मगर उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में जो सबसे बड़ा धर्म है वो, और सबसे बड़ी विचारधारा है, वो विकास है। सब जो, चाहे वो चीन हो, साम्यवादी हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी विचारधारा वाला देश हो, चाहे हमारा समाजवादी भारत हो, या चाहे कोई भी धर्म वाला मानने वाला देश हो, सबसे बड़ा जो धर्म है इस वक्त विकास है। विकास की महत्ता हर कोई समझ रहे हैं, सारे देश विकास करना चाह रहे हैं, और हम सब इसी विकास की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये उन्होंने एकदम ऐसी चीज कही है जो एकदम नई है, और जिसमें हम सबको सारे देश कर तो रहे हैं मगर सोच नहीं रहे।
हाँ, नहीं एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है ब्रजेश जी के विकास जो है, विकास का विचार तो मनुष्य जाति के उदय के साथ ही शुरू हो गया था, और उसने विकास की प्रक्रिया में ही वो सब काम किए जो वो सारे अत्याचार भी उसने किए, साम्राज्यवाद लाया वो, उसने गुलाग स्थापित किए, उसने कंसंट्रेशन कैंप्स स्थापित किए, उसने वर्ल्ड वार किए, उसने सेपियंस जो होमो प्रजाति के जो दूसरे प्राणी थे उनका विनाश किया। इसके साथ साथ उसने बहुत कुछ नया भी किया। विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है, इस महामारी के संदर्भ में अभी जो उन्होंने लेटेस्ट हरारी जी ने लिखा है, वो उनका ये कहना है कि सॉलिडेरिटी की जरूरत, विश्व बंधुत्व की बात की उन्होंने कि हम सारे अलगाव से नहीं रहे, हम सब विश्व बंधुत्व से एक दूसरे से बात करें और अलग कोई राष्ट्रवाद का नारा ना गढ़ें। अब इसमें कितनी अजीब आयरॉनिक बात है कि इस समय सबसे केंद्रीय जी वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये इस महामारी का मुकाबला हम सब आपस में सहयोग करके ही कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम एक राष्ट्रवादी कटघरा बना लें और उसमें अपने आप को महान माने। अमेरिका को भारत की क्विनोइन की गोली की जरूरत है और भारत को अमेरिका के वेंटिलेटर्स की जरूरत है। तो कुल मिला के जरूरत, हम इस महामारी का मुकाबला, यदि मैं इस चीज को खत्म करूं तो ऐसे ही करूंगा कि जो महामारी का मुकाबला हम सब एक साथ मिलजुल के कर सकते हैं। लोग कहते हैं यदि चीन हमको पहले बता देता पूरी दुनिया को कि हमारे यहाँ ऐसी महामारी फैली है, ऐसा वायरस आया है, इससे आप सब सतर्क रहिए, तो मुझे लगता है कि इस तरीके की महामारी पूरी दुनिया में इतनी व्यापक नहीं हो पाती। एग्जैक्टली तो इसका मतलब ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग को हमें एक बिल्कुल अलग अर्थ में लेना होगा। यानी हमें सोशल डिस्टेंसिंग को सिर्फ एक तात्कालिक और एक मेजर की तरह, जो जिसको कहते हैं कि पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट के स्तर पर, तो उसको मेंटेन करना बहुत अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। मुझे लगता है कि अगर ये डिस्टेंस मेंटेन न किया गया होता तो जो फिगर्स आज हमारे सामने आ रहे हैं ये कई गुना ज्यादा होते। लेकिन हरारी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो ये है कि एक दूसरे स्तर पर हमें सोशल सॉलिडेरिटी की जरूरत है, हमें डिस्टेंसिंग की नहीं, एक दूसरे के करीब आने की जरूरत है। क्योंकि हमारे दर्शक है आशुतोष जी, हमारे आशुतोष गर्ग लिख रहे हैं कि हम सबको सहयोग की जरूरत है, इस सहयोग के दम पर ही हम इस बीमारी से, इस महामारी का मुकाबला कर पाएंगे। सर वक्त थोड़ा कम है सर, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो हम सबके लिए बड़ा अच्छी बात है कि जो 3 बेहतरीन किताबें हैं जिनका आपने अनुवाद किया है, उसके लिए मैं मंजुल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने उसका हिंदी में अनुवाद किया। और ये तीनों किताबें सेपियंस, होमो डेयस और 21वीं सदी के 21वीं चुनौतियां हम हिंदी पाठकों के लिए बहुत बड़ा उपहार है जो मंजुल की तरफ से दिया गया है। और सर ये जो इतना, और इन तीनों किताबों के बारे में ई बुक्स भी हैं मंजुल की, जिनको यदि लोग पढ़ना चाहें तो मंजुल के बारे में जाके इसको अमेज़न पे अवेलेबल है, बल्कि एक किताब मेरे सामने है सेपियंस, जिसको मैं आपके सामने कर रहा हूँ। पता नहीं इसका कवर सीधा दिख रहा है या उल्टा तो नहीं दिख रहा होगा, मुझे उल्टा दिख रहा है इसमें। तो उल्टे दिख रहे हैं एक्चुअली, इमेज दिख रही है। तो ये किताबें अब आ गई हैं और मेरा ऐसा सोचना है कि जिन लोगों ने सेपियंस नहीं पढ़ी है उन हर हालत में इन तीनों किताबों को पढ़ा जाना चाहिए। मेरे हिसाब से सेपियंस तो अल्टीमेट किताब है, और जो तीसरी किताब उनकी 21वीं सदी के लिए 21 सबक करके जो किताब आई है वो भी अद्भुत किताब है, इस मानी में कि जो हमारा वर्तमान है उसका उन्होंने इतना बहुआयामी विश्लेषण किया है। सबसे बड़ी बात ब्रजेश जी आपने लक्ष्य की होगी, आपने तो उन किताबों को पढ़ा है, ऐसा माइंड बहुत कम होता है, इतिहासकार हैं लेकिन इतना मल्टी डिसिप्लिनरी माइंड, इतनी सारी विद्याओं का एक साथ ज्ञान, इतना जबरदस्त शोध, इन सबको करके उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले हैं और जो डाउट्स हमारे सामने रखे हैं, बहुत ही जेन्युइन किस्म के डाउट, जिन चीजों को लेके उन्होंने हमें आगाह किया है, ये सब बहुत ही अप्रतिम है। और इस अप्रतिम को जितने अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके, मंजुल के लिए मैं भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने तो खैर एक मुझे इस बात की खुशी है कि मैं प्रोफेशनली उनके लिए काम करता हूँ और उन्होंने इतनी सुंदर किताबों का मुझे कराया, तो मैं भी उनके लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
सर मैं भी इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, मगर मैंने इतिहास कभी इतने रोचक तरीके से नहीं पढ़ा, जिसमें दुनिया जहान के इतने अच्छे अच्छे रेफरेंसेस हैं और पूरी दुनिया का कोई कोना कोई हिस्सा नहीं बचा। और मैं पत्रकार भी हूँ, तो सर मैं देखता हूँ कि उसमें उस इतिहास में किन तथ्यों को पिरोया गया है, एक एक तारीख एक एक साल इतने रोचक तरीके से सामने लाया गया है कि आप कहीं किसी भी पन्ने से पढ़ना शुरू करिए, तीनों किताबें बहुत रोचक हैं, बहुत अद्भुत हैं। और जो लोग इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि तीनों किताबें जरूर पढ़ें। और मंजूर को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने तीनों किताबों का हिंदी अनुवाद आप जैसे विद्वान एक अनुवादक से करवाया है। और सर मैं आप जो चूंकि ये हमारा सेशन आखिरी सेशन है, तो मैं इस पूरे 2 दिन के इस ऑनलाइन फेस्टिवल के लिए मंजूर का धन्यवाद करूंगा कि इस 2 दिन में हम लोगों ने तकरीबन 20-25 लोगों को एक जो साहित्यकार है उनको सुना, देखा और उनकी अच्छी अच्छी बातें सुनी और एक बहुत अच्छा हमने किया। ऐसे समय में जबकि सारे लोग बंद हैं, ये जो मंजुल ने, और मैं विकास जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। मैंने उनसे आज फोन पर बात हुई थी, मैंने उनसे कहा था कि इस चीज को कंटिन्यू करना चाहिए और सिर्फ मंजुल के ऑथर्स को ही नहीं, दूसरे जो विद्वान हैं उनको भी इस तरह के लिटरेरी फेस्टिवल्स में जोड़ना चाहिए। भविष्य में भी इस तरह की गतिविधियां जारी रहें तो बहुत ही अच्छा होगा। और मंजुल ने तो ये बहुत ही सुंदर काम किया, किसी के दिमाग में आइडिया नहीं आया, विकास जी के दिमाग में आइडिया आया, मंजुल के जिन भी लोगों के दिमाग में आया और उनकी पूरी टीम जिसने इसको कोऑर्डिनेट किया है, सौम्या हो या नेहा हो या कपिल हो, इन सारे लोगों ने जिस तरह से इस पूरे आयोजन को बनाया है, मैंने कुछ हिस्से इसके देखे हैं, तो वो अद्वितीय है, बहुत ही अप्रतिम है। बस मुझे एक ही चीज से ईर्ष्या हो रही है, मैं रह रहा हूँ पुणे में इस समय और मैं जहाँ रह रहा हूँ वहां पर मेरी लाइब्रेरी नहीं है और मैं देख रहा हूँ कि आपके सिर के पीछे वो है। तो मुझे अपनी लाइब्रेरी की, अपनी किताबों की इतनी याद आ रही है, इतनी बेहतर याद आ रही है इस अकेलेपन में जिसकी कोई सीमा नहीं है। पर मैं आपको बधाई देता हूं कि आप किताबों के बीच में हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो लोग इस समय तालाबंदी के शिकार अनिवार्य है, जिसका शिकार होना, क्योंकि इसके अलावा और कोई हमारे पास विकल्प नहीं है, लेकिन वो अपना मनोबल बढ़ाने के लिए जितना अधिक से अधिक हो सके पुस्तकों का सहारा लें, कविताओं का सहारा लें, डायरियां लिखने का सहारा लें और फूहड़ मनोरंजनों से बचें। यथासंभव वो हिंदुस्तान के टेलीविजन से बचें, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं भी टेलीविजन पत्रकार हूँ, मगर कहूंगा कि टेलीविजन से बचें, किताबें पढ़ें, क्योंकि किताबें आपको नया ज्ञान देती हैं और आपकी सोच का विस्तार करती हैं, कभी आपको संकीर्ण नहीं बनाती, इसको नहीं बेचती जो कि टेलीविजन। तो सर वक्त खत्म हो गया है, इससे पहले कि हमारी चर्चा किसी और दूसरे मुद्दों पे चल जाए, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ सारे लोगों को जो देख रहे हैं, और शुक्रिया अदा करता हूँ मंजुल को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने 2 दिन का इतना शानदार ऑनलाइन लिटरेचर फेस्टिवल किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी